वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं कि बारिश के बाद हालात क्या से क्या हो गए हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सड़कों पर भारी जाम लगा हुआ है, गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, 10 तस्वीरें, और 10 तस्वीरों से आप हाल जो बेहाल हुआ है वो देख सकते हैं। एम्स की जरा तस्वीर देखिए, कैसे सड़क पानी में डूबी हुई है, गाड़ियां फंसी हुई है। रकाबगंज पे तस्वीर डालिए, पानी ही पानी नजर आ रहा है, सड़क तो नजर आ ही नहीं रही है। मिंटो रोड का भी हाल यही है। दिन में सुबह रोशनी, जी हां, लाइट जो हेडलाइट है गाड़ियों की जलाकर लोग चलने के लिए मजबूर हुए हैं। सफदरजंग पूरा तरीके से डूबा हुआ है, हर साल यहां पर यही हाल है। सिस्टम आप देखिए कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। पालम अंडरपास, गाड़ियां वहीं पर रुक गई हैं, पूरा अंडरपास पानी में डूबा हुआ है। बस वहीं खड़ी हुई है, कार वहीं खड़ी हुई है, खराब हो गई हैं कई गाड़ियां। इंडिया गेट और यहां पर जाकिर हुसैन मार्ग देख लीजिए, ITO, धौलाकुआं, गीता कॉलोनी, हर जगह सड़कें इस वक्त पानी में डूबी हुई हैं। लगातार तीसरे दिन झमाझम बारिश और लगातार तीसरे दिन वही हालात, वही तस्वीर। रिंग रोड का हाल आप देख सकते हैं। आज लगातार तीसरा दिन है जब यहाँ पर इस तरीके से पानी भरा हुआ है और उसी का नतीजा है कि देखिए किस तरीके से गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। ऑफिस टाइम शुरू हो चुका है और लोग सुबह निकले थे अपने घरों से और आज एक बार फिर से उन्हें झमाझम बारिश के साथ साथ वही वाटर लॉगिंग का सामना करना पड़ रहा है। पानी कल वाला ही पानी नहीं निकला था और आज सुबह एक बार फिर से बहुत तेज़ बारिश हुई, 2 घंटे की बारिश। फिलहाल राहत की बात ये ज़रूर है कि पिछले 1 घंटे से बारिश थमी हुई है, तो हालात कल जैसे जितने बुरे नहीं होंगे। हालात जल्दी, ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही सुधर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी जो है वो पंप्स लगे हुए हैं जो लगातार पानी को निकाल रहे हैं। लेकिन पिछले 2 दिन से यहाँ पर यही कंडीशन थी और आज एक बार फिर से सुबह जो झमाझम बारिश हुई, आज एक बार फिर से यहाँ पर इसी तरीके से पानी लगा हुआ है। और जो टू व्हीलर्स वाले हैं, क्योंकि उनकी गाड़ियां बंद हो गई हैं, तो धकेलते हुए बाहर निकल रहे हैं और लोगों को इसी रास्ते से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि मेन रिंग रोड है और जाने का रास्ता कोई दूसरा वैकल्पिक मार्ग जो भी है वहाँ पर भी इसी तरीके से हालात हैं। तो यही कहा जाएगा कि लगातार तीसरे दिन एक बार फिर से दिल्ली वालों को भारी परेशानी हो रही है बारिश के चलते और जल जमाव के चलते। कैमरा साहिल के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। बारिश तो थम चुकी है लेकिन नहीं थम रही दिल्ली वालों की मुसीबतें, दिल्ली वालों की मुश्किलें। देखिए आज भी तमाम लोग घरों से जल्दी निकले थे कि समय से अपने ऑफिस पहुंच जाएंगे, लेकिन आज एक बार फिर से उन्हें वही वाटर लॉगिंग और वही ट्रैफिक जैम से दो चार होना पड़ रहा है। दिल्ली का तिलक ब्रिज है ये, कल भी यहाँ पर यही तस्वीर थी। पंप लगातार हालांकि काम कर रहे हैं, यहाँ पर पानी निकाल रहे हैं, लेकिन अभी कल का ही पानी नहीं निकल पाया था। ऊपर से आज एक बार फिर से सुबह से ही 2-3 घंटे की झमाझम बारिश ने एक बार फिर से वही तस्वीर बना दी जो कल थी। उसी तरीके से वाटर लॉगिंग है, जिसके चलते जो गाड़ियां हैं वो रेंग कर चल रही हैं यहाँ पर और ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है। चाहे वो विकास मार्ग की बात हो, चाहे वो ये जो मेन रोड है तिलक मार्ग है उसकी बात हो, दोनों ही जगह ट्रैफिक अच्छा खासा लगा हुआ है। गाड़ियाँ काफ़ी मशक्क़त के बाद यहाँ से निकल पा रही हैं, हालांकि क्योंकि पिछले 1-2 घंटों से बारिश बंद है, तो उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही हालात सुधर जाएंगे, सामान्य हो जाएंगे, क्योंकि पानी लगातार निकाला जा रहा है। यहाँ से लगातार पानी निकालने के लिए 3-4 पंप काम कर रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही अगले 1-2 घंटों में अगर बारिश नहीं हुई तो हालात सामान्य हो जाएंगे। हालांकि क्योंकि सुबह का समय है तो वैसे भी ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा रहता है। और देखिए सड़क के दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं कि ये जो रोड है, ये एक रोड जो है वो बहादुर शाह जफर मार्ग की तरफ जाता है और दूसरा रोड विकास मार्ग की तरफ। दोनों ही रोड्स पर अच्छा खासा ट्रैफिक है। सुबह के समय पीक आवर्स का टाइम होता है, तो अधिकतर लोग जो है अपने अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं और ज़्यादातर लोग आज जल्दी भी निकले थे इस चक्कर में, क्योंकि कल उन्हें पूरा दिन ट्रैफिक जैम और बारिश से जूझना पड़ा था। आज उन्हें, हालांकि कल से थोड़े से हालात बेहतर हैं, लेकिन आज एक बार फिर से वही वाटर लॉगिंग और वही ट्रैफिक जैम का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। कैमरा साहिल के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। गाड़ी 1 घंटे पहले फंसी है और यहाँ पे बहुत सा ट्रैफिक था, तो सारी गाड़ी इधर से निकली थी। छोटी गाड़ी है तो फंस गई पानी में। कितना टाइम लग गया आपको वहाँ से आने में? वहाँ से आने में 1 घंटा लग गया। ट्रैफिक इतना, वो भी इस मॉर्निंग के टाइम। अभी ऑफिस टाइम में तो बहुत बुरा हाल होता है। कल निकला था थोड़ी लेट ऑफिस आवर्स में, उसमें तो बहुत ही बुरा हाल था और बल्कि 2 घंटे लग गए थे बाहर तक जाने में। तो अब क्या मतलब कैसे निकाली गाड़ी को? गाड़ी तो इधर फंस गई है पूरी। अभी एक ट्रैफिक वाले भाई साहब आए थे तो उन्होंने कहा क्रेन आ रही है, बट 1 घंटे तक अभी आई नहीं, तो होप सो आ जाए। तो
तो दिल्ली में भारी जाम लगा हुआ है। तकरीबन 19 साल बाद दिल्ली को बेहाल होते हुए आप देख रहे हैं। वैसे तो हर साल यही होता है, लेकिन 19 साल बाद और ज्यादा हालात खराब हुए हैं कि लगातार बारिश हो रही है, ब्लॉकेज हो रहा है, पानी भरा हुआ है, गाड़ियां फंसी हुई हैं, लोग मुसीबत में। आप सुन भी रहे थे। दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ दिल्ली से मौजूद हैं, विमल कौशिक और दिव्या अग्रवाल। दिव्या, सबसे पहले आपके पास आ रही हूं। दिव्या, मैं भी अभी निकल कर आई हूं घर से दफ्तर, पानी ही पानी है, लोग फंसे हुए हैं और पालम फ्लाईओवर जो है उसके नीचे जो अंडरपास है उसमें तो हालात बद से बदतर हो गए हैं। दिव्या, इस वक्त आप कहां पर हैं और क्या हालात बने हुए हैं वहां? मैं इस वक्त विपनेश आईटीओ पे हूं और देखिए कितना लंबा जाम, लगभग 1.5 किलोमीटर। और ये आईटीओ की तस्वीरें दिव्या लगातार दिखा रही हैं, हमारे साथ हैं। और ये देखिए किस तरीके से अंडरपास में पानी भरा हुआ है, गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं, बस भी कई जगह पर खराब हो गई है, वहां पर लंबा जाम है। सुबह से लोग निकले हुए हैं, दफ्तर नहीं पहुंच पा रहे हैं, बीच सड़क में फंसे हुए हैं। जहां पर पेरिस और यूरोप जैसी बातें की जा रही हैं दिल्ली में, लेकिन बनाने की यहां पर दिल्ली जैसी नजर नहीं आ रही है। यह बड़ा सवाल है। विमल, इस वक्त आप कहां पर हैं, क्या हालात बने हुए हैं वहां? देखिए, मैं तिलक ब्रिज पर मौजूद हूँ। तिलक ब्रिज के हालात आपको दिखाऊंगा कि आज भी वहाँ पर यही हाल है जो कल था, और पिछले 2 दिनों से यही हालात यहाँ पर बने हुए हैं। पानी भरा हुआ है। हालांकि कल से थोड़ी बेहतर स्थिति है क्योंकि पिछले 2 घंटे से बारिश नहीं हुई है, इसके चलते थोड़ी राहत है। पानी को लगातार निकाला जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि अगले आधे घंटे में पानी पूरी तरह से निकल जाएगा तो ट्रैफिक यहाँ पर सामान्य हो जाएगा। तो सुबह का समय है, लेकिन जो अभी पानी जो भरा हुआ उसके चलते जाम की स्थिति यहाँ पर बिल्कुल बनी हुई है। आगे जो है विकास मार्ग का इलाका है, इसके अलावा जो मेन रोड है तिलक मार्ग, उसमें भी भारी ट्रैफिक है। और हालात इस तरह से है कि जो लोग सुबह निकले थे जल्दी इस चक्कर में कि जल्दी ऑफिस पहुंचेंगे, और लेकिन उन्हें फिर भी जाम में फंसना पड़ा। और हालांकि अब जो हालात है वो थोड़े से बेहतर हुए हैं, जो पानी है वो कम हो रहा है और उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी देर में हालात सामान्य हो जाएंगे। जी चलिए, बारिश वहां पर थोड़ी हल्की हुई है तो वहां पर हालात सामान्य भी होते जा रहे हैं। अब जल्दी से दिव्या का रुख कर लेते हैं। दिव्या, आईटीओ का हाल बता रही थी आप मुझे। बिल्कुल 2-2 घंटे से जाम में फंसे हुए हैं लोग। देखिए कितनी लंबी कतार यहाँ पे लगी हुई है और एक तरफ सड़क के जल भराव भी हुआ है, इससे जो वाहनों की गति है वो धीमी हो रही है। 2-2 घंटे से जाम में फंसे हुए हैं। हालांकि लोग कह रहे हैं कि वो एहतियात के तौर पे लगभग 1 से 1.5 घंटा पहले निकले थे घर से, उसके बावजूद यहाँ पे जाम में फंसे हुए हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह जगह जगह पानी भरना है। देखिए रोड की कंस्ट्रक्शन किस तरह की है। यहाँ पर मैं कल से ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सीवरेज और ड्रेनेज की नहीं है। यहाँ पर देखेंगे अगर तो रोड की कंस्ट्रक्शन, चूंकि रोड की रिपेयरिंग बहुत जरूरी है, इतनी ढलान वाली रोड है कि पानी अक्सर यहाँ पे जमा हो जाता है, इसलिए जरूरी था कि मरम्मत का काम, जो रोड्स हैं उनकी मरम्मत का काम बहुत जरूरी था, जो कि मॉनसून से पहले किया जाता। हर साल सरकार, पिछले साल की बात करें, पिछले 2 सालों से सरकार कोरोना का हवाला देके मॉनसून की तैयारियों से बचती नजर आती है कि कोरोना की वजह से वो मॉनसून की तैयारियां नहीं कर सके। लेकिन ये स्थिति क्या है, आखिर दिल्ली वाले दिल्ली के अंदर लॉक क्यों महसूस कर रहे हैं? 2-2 ढाई घंटे का जाम क्यों यहाँ पर उनको सहना पड़ रहा है? टैक्स पेयर लोग हैं, इनकी लोगों की जो गाड़ी कमाई है उसका टैक्स देते हैं ये, इनको पूरा हक है कि ये सड़क पर ट्रैफिक फ्री चल सके। लेकिन दिव्या, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो ये हाल आपने देखा। बात कर लेते हैं जाति पर सियासी दंगल की। जी हाँ, अब बात जाति जनगणना की हम कर रहे हैं। देश में एक बार फिर जाति की सियासत काफी तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ में जाति जनगणना की शुरुआत हो गई है। छत्तीसगढ़ में आज से ओबीसी और सामान्य वर्ग के गरीबों की आधिकारिक गणना शुरू हुई है। और आपको यह भी बता दें कि डाटा इकट्ठा किया जाएगा और खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए विशेष तौर पर बनाए गए मोबाइल ऐप में अपना व्यक्तिगत विवरण भरकर जनगणना की शुरुआत की है। ये आज की बड़ी खबर। और भी राज्य बिहार समेत जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने कहा, सरकार ने कहा कि देश को जाति आधारित जनगणना की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे में छत्तीसगढ़ से शुरुआत हो गई है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद अपनी जानकारी भरी है। खुद कुर्मी समाज से वो आते हैं जो पिछड़ा वर्ग की एक जाति है। और इधर बिहार में पहले से जातीय जनगणना की मांग तेज हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की नीतीश कुमार संग अन्य दलों ने। और इस मांग को लेकर बीते 23 अगस्त को, जी हां, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत 11 नेता पीएम मोदी से मिल चुके हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं। फिलहाल पीएम मोदी के जवाब का इंतजार किया जा रहा है।
अभी तक पीएम की तरफ से जवाब नहीं दिया गया। जब नीतीश कुमार बाहर निकले तो मीडिया से बातचीत उन्होंने की तो उन्होंने कहा कि सकारात्मक रुख था, पीएम ने ना भी नहीं किया है लेकिन हां भी नहीं किया है। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ में जातीय जनगणना की शुरुआत हो गई है। जो पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी वर्ग है, उसकी जनगणना की जाएगी। लेकिन आप देख रहे हैं कर्नाटक समेत कर्नाटक में जातीय जनगणना हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि यह जातीय जनगणना के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण था, लेकिन उसे जातीय जनगणना कहा गया था। सिद्धरमैया सरकार में 2015 में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन आंकड़े जारी नहीं हुए। उसके बाद बिहार समेत अन्य राज्यों से लगातार मांग उठ रही है। बिहार विधानसभा में जब बीजेपी भी साथ में थी, प्रस्ताव पास हुआ था, जातीय जनगणना की मांग की गई थी, सबने हां की थी, लेकिन केंद्र में आते तक बात बदल गई। अब सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि अगर छत्तीसगढ़ सरकार यहां पर जातीय जनगणना करा भी लेती है तो क्या केंद्र सरकार उसको अनुमति देगी? क्या वो मान्य होगा? ये कई सवाल हैं। आज इसी चर्चा में इन सवालों के जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए इस वक्त। धनंजय गिरी साहब मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन बीजेपी, और उदित राज जी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कांग्रेस लीडर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले उदित जी, सीधा सवाल मैं आपसे पूछती हूं। 2015 में सिद्धरमैया सरकार ने जनगणना कराई, जिसको सामाजिक आर्थिक शिक्षा सर्वेक्षण किया गया, लेकिन आंकड़े रिलीज नहीं हुए। अब सर मेरा सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ में क्या इसका एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है? एक्सपेरिमेंट ग्राउंड इसको बनाया जा रहा है? उदित जी। उदित जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, उन तक आवाज अभी नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन धनंजय साहब, मैं आपसे सवाल करती हूं। अब देखिए, छत्तीसगढ़ ने शुरुआत कर दी है और खुद सीएम ने अपनी डिटेल भरकर जातीय जनगणना की शुरुआत वहां पर की है। तो अब सवाल यह है कि केंद्र सरकार की अनुमति देगी इसको? विपनेश जी, ऐसा है कि सरकार तो अभी तक इस पर विचार कर रही है कि आगे क्या होगा, लेकिन जातिगत जनगणना आर्यभट्ट ने हमें गिनती सिखाई थी कि हम चांद तारों की गिनती करें, विकास की गिनती करें। आजादी के 75 साल हो गए, विज्ञान और तकनीक चरम पे है, लेकिन आज भी हम जाति की गणना में लगे हुए हैं। ये हमारे पिछड़े होने का, समाज में आने का एक सबूत है। लेकिन सरकार इस बात के खिलाफ नहीं है कि जातिगत जनगणना नहीं, लेकिन समाज समरस रहे, एक रहे, एकजुट रहे, जाति किसी विखंडन का आधार न बने। जाति इस कारण से सरकार की चिंता है। सरकार की चिंता समग्रता में है। जो भारत एक बड़ा राष्ट्र है, कई तरह की चुनौतियां हैं, कई तरह की चीजें हैं, कई तरह की समस्याएं हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप तक जो भारत, एकीकृत भारत है। जाति वो आधार बने जिससे लोगों का विकास हो। समाज के अंतिम पायदान पर जो छूटा हुआ व्यक्ति है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सब में तो सारे लोग आ जाते हैं, एक एक व्यक्ति आ जाता है, हर जाति आ जाती है, हर धर्म, हर मजहब, हर पंथ, हर संप्रदाय आ जाता है। कोई छूटना नहीं चाहिए। जब SC/ST की गणना हो रही है तो बाकी वर्ग की भी आप करा लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? जब सबका साथ सबका विकास की आप बात कर रहे हैं, तमाम बिहार से आवाज उठी, पीएम से मुलाकात भी की, अब छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत हो गई है, तो क्या दिक्कत आ रही है? सरकार को क्या दिक्कत है? इसको क्यों अलाउ नहीं किया जा रहा है? देखिए, हम लोग प्रधानमंत्री सबकी बातों को बहुत गौर से सुनते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उस पर विचार करते हैं, चिंतन और मनन करके राष्ट्रहित में जो निर्णय होते हैं उसको वो लागू करते हैं। और राष्ट्रहित के निर्णय के लिए सदैव सजग रूप से प्रधानमंत्री लगे रहते हैं। अब प्रधानमंत्री की तमाम योजनाओं को अगर आप उठाकर देखिए, चाहे जनधन योजना हो, चाहे शौचालय की योजना हो, चाहे तमाम तरह की योजनाएं हैं जो गरीबोन्मुख कार्यक्रम है, विकास के कार्यक्रम है, समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्यक्रम है, उसमें लगातार लगे हुए हैं। अब जाति की जहां तक जनगणना की आप बात कर रही हैं, उस पर विचार हो रहा है। क्या होगा, समय जैसी जरूरत होगी वैसा बिल्कुल किया जाएगा। और जाति की ऐसी, जहां तक हमारे समाज में जाति की जो स्थिति है, जाति उस गणिका की तरह है जो एकांत में सबको प्रिय लगती है और समाज में सब उसका बड़े होने का विचार, बड़े विचार रखने का दावा करते हैं। जातीय इस कालिमा को धोने की भी जरूरत है एक तरह से, और समाज को समरस रखने की जरूरत है। विपक्षी पार्टियां तो धनंजय जी आप सुन ही रहे हैं, लगातार कह रहे हैं वो कि जब हमें बीमारी का पता चलेगा तभी तो हम इलाज कर पाएंगे। अब ओबीसी की क्या स्थिति है, सामान्य वर्ग की क्या स्थिति है, जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा तो आप सुविधाएं उन तक कैसे पहुंचा पाएंगे? मैं लौट रही हूं और संजीव त्रिवेदी हमारे साथ मौजूद हैं, डेप्यूटी एडिटर, और साथ ही रायपुर से आशीष तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन संजीव, आपके पास आते हुए, संजीव, सीधा और स्पष्ट सवाल है, आप खुद देख रहे हैं, जब सरकार ये कह रही है बीजेपी कि देश को जाति आधारित जनगणना की जरूरत नहीं है,
तो छत्तीसगढ़ में जो जाति आधारित जनगणना की शुरुआत हुई है उसका क्या अर्थ रह जाता है? चलिए लिस्ट आप बना भी लेते हैं, तो क्या केंद्र सरकार उसको अनुमति देगी? क्योंकि केंद्र सरकार तो पक्ष में ही नहीं है। ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। संजीव, देखिए, जो जनगणना होती है वो दरअसल सेंसस एक्ट है 1948 का, उसके आधार पर होती है। तो जाहिर है कि अगर राज्यों के द्वारा किया जा रहा है कोई जनगणना। ठीक है, संजीव की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हमारे साथ आशीष भी मौजूद हैं। आशीष, सीधे आपके पास आ रही हूं। सीएम ने शुरुआत की है जाति आधारित जनगणना की, खुद डिटेल भरकर। आशीष, देखिए, बिल्कुल भूपेश सरकार के पास एक बड़ी दलील भी है, और दलील हाईकोर्ट का आदेश है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में इस बात को कहा था कि सरकार वस्तु स्थिति ओबीसी आरक्षण को लेकर स्पष्ट करे। 15 अगस्त 2019 को भूपेश सरकार ने राज्य में आरक्षण की व्यवस्था को बदला था। ओबीसी आरक्षण जो 14% था उसे बढ़ाकर 27% कर दिया गया। इसे लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल हुई, और तब कोर्ट ने उस याचिका के आधार पर फिलहाल तो स्टे दिया, लेकिन सरकार को स्पष्ट आंकड़े कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। राज्य सरकार के पास ये बड़ा आधार बना, और राज्य सरकार ने रिटायर्ड जस्टिस पटेल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। अब प्रक्रिया को सरकार आगे बढ़ा रही है। जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण लागू राज्य में करने की कवायद पर सरकार ने काम किया था, जिसे कोर्ट ने स्टे दिया था, अब सरकार बाकायदा गणना करा रही है। एक एप्लीकेशन तैयार किया गया है, और एप्लीकेशन में अलग अलग मियाद तय की गई है। बाकायदा दावा आपत्ति मंगाई जाएगी, दावा आपत्ति मंगाने के बाद अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। और जो सवाल यहां पर उठ रहा है कि क्या इसे केंद्र मान्यता देगा या नहीं देगा, तो सरकार के पास ये कहने के लिए एक आधार है कि ये तमाम प्रक्रियाएं कोर्ट के आदेश के तहत ही छत्तीसगढ़ में की जा रही हैं। हालांकि इसके पॉलिटिकल माइलेज भी एक तरीके से बिहाइंड द कर्टेन सरकार लेने की कवायद करती नजर आ रही है छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल आशीष, ये तो है ही, लेकिन एक टकराव की स्थिति तो बनी हुई है। आप देख रहे हैं कि इससे पहले भी एक कोशिश हो चुकी है। आपको कर्नाटक का मामला मालूम ही होगा। वहां पर कांग्रेस ने काउंटिंग कराई थी, लेकिन लिस्ट रिलीज नहीं हुई, और वहां पर क्योंकि कई इसके कारण थे, 2 खास समुदाय, लिंगायत समूह, तो उसमें टकराव हो सकता था, तो रिस्क लेने के मूड में नहीं थे। लेकिन 2023 में वहां पर इलेक्शन है, फिर से मांग उठ रही है। तो इधर छत्तीसगढ़ को क्या एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड के तौर पर देख रही है कांग्रेस? देखिए, एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड तो होगा ही, क्योंकि एक मॉडल के तौर पर से आने वाले दिनों में बाकी राज्य इस पर काम करते नजर आ सकते हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है, वो सवाल ये है कि राज्य में इस वक्त ओबीसी की पॉलिटिक्स, यानी ओबीसी कास्ट की पॉलिटिक्स बड़े चरम पर जाती नजर आ रही है। यही एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि इस पूरे मामले पर बीजेपी का स्टैंड क्या होगा, यदि ये सवाल उठा तो इसका जवाब पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पिछले दिनों अपने बयान में कहा था कि सरकार को वस्तु स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। यानी बीजेपी मान रही है कि यदि इस पर बीजेपी सवाल राज्य के भीतर खड़ी करेगी तो आने वाले चुनाव में बीजेपी को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही एक बड़ी वजह है कि फिलहाल टकराव के जो हालात है इस मुद्दे पर राज्य में उस स्तर पर नहीं देखे जा रहे हैं। लेकिन जरूर चूंकि प्रक्रिया की शुरुआत आज से हुई है, तो आने वाले दिनों में इस पर कोई बड़ा पॉलिटिकल चेंजेस नजर आ सकता है। बिल्कुल, ये आपने आशीष सही कहा कि कोई भी पार्टी इसको टच करना नहीं चाह रही है, इसीलिए सब संभलकर बोल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। केंद्र से भी इसी तरीके से, क्योंकि पीएम ने अभी हाँ भी नहीं की है, ना भी नहीं की है, क्योंकि कोई भी ओबीसी वर्ग को नाराज करना नहीं चाहता है। सामने इलेक्शन है, इसीलिए कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। आशीष, ये एक बड़ा सवाल है ही, इसीलिए फूंक फूंक कर कदम इस मामले में रखे जा रहे हैं। उदित जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सर, क्या सुन पा रहे हैं आप? आपकी आवाज। सर, मेरा सीधा सवाल यह है कि 2015 में कर्नाटक में सिद्धरमैया सरकार ने जातिगत जनगणना कराई, एक लिस्ट बनाई गई, वो जारी नहीं हुई, एक बार फिर से दबाव वहां पर पड़ रहा है। अब छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत हुई है, तो सवाल यह है कि क्या यहां पर टेस्ट कर रहे हैं आप? एक देखिए, ऐसा है कि ट्रायल तो चलता ही रहता है। अगर कर्नाटक में गणना हुई, जातिवार गणना हुई और डाटा नहीं बाहर आया, तो एक कदम तो आगे बढ़े ही थे। अब 2 कदम 3 कदम आगे बढ़ेंगे बघेल जी एक दमदार मुख्यमंत्री हैं, वो ज़रूर करेंगे, आउट करेंगे। और दूसरा बात है कि भारतीय जनता पार्टी जब पिछड़ों का स्वयं को
स्वयं को लाभ लेना होता है तो पीछे नहीं होती पिछड़ों की राजनीति करने का। जैसे इस बार जो मंत्रिमंडल गठन हुआ, मोदी जी ने जाति, वर्ग और पिछड़ा के 27 मंत्री हैं, 27 मंत्री हैं और जाति के नाम से परिचय कराया पूरे देश में। बीजेपी ने भी, ऑफकोर्स उनके समर्थक मीडिया ने भी, उन लोगों ने तो अपने पक्ष में वो लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जातिवार गणना उनके खिलाफ जा सकती है। तो इसलिए ये मौन है, लेकिन कब तक ये मौन रहेंगे? और जैसा कि तेजस्वी यादव जी ने भी कह रहे हैं, मैंने उनसे यही सवाल पूछा कि आप क्यों नहीं करा रहे, तमाम राज्य मांग कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारा तो नारा है सबका साथ सबका विकास, तो इसकी तो जरूरत है ही नहीं। ये माइलेज लेना चाहती हैं राज्य की पार्टियां, इसीलिए लगातार पुरजोर तरीके से मांग कर रही हैं। क्या आप माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं कि ओबीसी सबका विकास ही नहीं है? आप ये बताइए। देखिए ऐसा है कि अभी 9 जजेस सुप्रीम कोर्ट में हुए, एक भी ओबीसी का नहीं हुआ। पीएमओ में चेक करिए, एक भी एससी एसटी ऑफिसर मुश्किल से मिलेगा। सेक्रेटरी जितने हैं उसमें से ओबीसी एक नहीं है। 1% भी प्रोफेसर्स यूनिवर्सिटी में ओबीसी के नहीं हैं। एससी एसटी के तो 2-4% हैं भी हैं, और 43 यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें ओबीसी का एक वाइस चांसलर नहीं है। तो ये सबका साथ सबका विकास है। ये सबका साथ लेकर के बहुसंख्यक का विनाश करते हैं। वोट सबका ले लेंगे, लेकिन लाभ स्वयं के लिए करेंगे, बाकी का विनाश करेंगे। तो क्यों नहीं मोदी जी घोषणा कर देते, जिस तरह से मंत्रिमंडल गठन के बाद में जाति के ऊपर ही चर्चा होती रही है, और आरएसएस से लेके बीजेपी तक सब पिछड़ों को हमने भागीदारी दी, पिछड़ों को हमने भागीदारी दी। तो भाई पिछड़ों को आपने भागीदारी दी है, मंत्री बनना और एमपी बनना अब तो कोई मतलब रह नहीं गया है। सारा चीज़ें पीएमओ से तय होती हैं, और मंत्री उसको आकर के ऑफिस में चले जाते हैं। इम्प्लीमेंट करने के लिए भी सेक्रेटरीज हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी। तो वहां पर आपने नाम पीएम ने तो कहा कि मंत्रिमंडल में तो हमने हर वर्ग को जगह दी है, हमारे लिए तो सभी समान हैं, लेकिन हम जाति आधारित राजनीति नहीं करते। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद स्टेटमेंट सुना था। क्यों पिछड़ा? आप पार्लियामेंट में जिस तरह से इंट्रोड्यूस कर रहे थे मोदी जी, और जिस तरह से जातिवार उन्होंने प्रेस रिलीज किया, उनके नेताओं ने बोला पिछड़ा पिछड़ा और जाति तक संबोधित करके कहा है। तो ये कहाँ है? लाभ लेने के लिए तो नाम ले लेंगे, लेकिन खुद को लाभ लेने के लिए जब उन्हें लाभ देना हो पिछड़े वर्ग के लोगों को, तो उनको भागीदारी तो दो। ये जो जनगणना हो रही है उनको भागीदारी देने के लिए ही हो रही है। क्यों नहीं हो सकता? जब मुस्लिम का गिनती होती है, ईसाई की होती है, बौद्ध की होती है, हर मतलब बहुत सारी चीजों की गिनती होती है। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। धनंजय गिरि जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। धनंजय जी जवाब दीजिए। जब 1990 धनंजय गिरि जी जवाब दीजिए। हाँ जी, हेलो जी, जवाब दीजिए। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि हमारा को पैनलिस्ट बहुत सम्मानित व्यक्ति है, खुद ब्यूरोक्रेट रहे हैं। आज की डेट में वर्तमान प्रधानमंत्री ही खुद ओबीसी समाज से आते हैं, और देश के प्रथम जो व्यक्ति हैं राष्ट्रपति हैं वो खुद अत्यंत दलित समाज से आते हैं। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? जिस पीएमओ को है, जिस प्रधानमंत्री के पद पर ही ओबीसी आदमी बैठा हो, वहां वो खोज रहे हैं कि ओबीसी का अधिकारी है कि नहीं है। दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जाति की जो समस्या है, ये मानसिक अवसाद है, कि श्रेष्ठता का मानसिक अवसाद है कि मैं श्रेष्ठता हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। श्रेष्ठता का बोध कराने की कोशिश है। ये श्रेष्ठता का बोध न हो, समाज को विखंडित करने का प्रयास नहीं किया जाए, समाज को सकारात्मक रूप से जोड़ करके समाज को, हम तो लोग जो कहते हैं कि संगठन में शक्ति है, तो समाज को संगठित करना हमारा पहला प्रायोरिटी है। और इसमें बहस की क्या बात है? जो दलित तो फिर एससी की फिर आप गणना क्यों करा रहे हैं? क्या उससे समाज बट गया क्या? विपनेश जी मेरी बात नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए धनंजय जी। बिल्कुल मैं कह रहा हूं ये मानसिक अवसाद तो फिर प्रधानमंत्री से शुरू होता है। प्रधानमंत्री जी खुद कहा
कि ये पिछड़े जात के मंत्री हैं, ये पिछड़े जात के हैं, तो प्रधानमंत्री जी को ही आरोप लगा रहे हैं कि मानसिक अवसाद है। वो तो खुद ही जात के नाम पर इन्होंने इस बार परिचय कराया मंत्रियों को। जो समाज में बड़े पैमाने पर फैला हुआ अवसाद है, उसको रोक करके हमको समाज को समरस करना, समाज को एक धारा में लाना, समाज को संगठित करना, ये हमारा पहला प्रयास है। और किसी भी कारण से समाज को न बांटना, समाज को जोड़ने का हमारा प्रयास है। और इस पर तो कोई बहस ही नहीं होनी चाहिए। जो समाज में दलित, वंचित, पीड़ित, शोषित है, उनको पहला हक है, और पहला उन्हें हक दे करके उन्हें अपने बराबर में लाने का, जो पीछे के भूले हैं उसको सुधारने का हमारा पहला प्रयास है। और ये लगातार हम लोग किए जा रहे हैं, और लगातार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की चिंता प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उनकी अनेक योजनाएं कर रही हैं, और हम लोग लगातार इस पक्ष में हैं कि जो इसमें डिबेट की कहाँ जरूरत है। जो दलित, वंचित, पीड़ित, शोषित हैं, जो समाज का वर्ग, जो व्यक्ति, जो जाति, जो भी व्यक्ति हमसे छूटा हुआ है, समाज की मुख्य धारा से छूटा हुआ है, उसको ला करके जोड़ा जाए। सभी सर्वसंपन्न है क्या? आपको उनका हाल क्या है ये पता लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्या? प्रधानमंत्री जी जब जात के आधार पर चीजें वैसे कहना चाहिए चाह रहा हूँ कि देखिए, पहले के समय में जो सामाजिक विभेद था वो जाति के नाम पे था, तो उसको खत्म करने का उपाय भी यही होगा कि उनको आगे लाया जाए। पहले जातीय विभेद को खत्म किया नहीं, या तो धनंजय जी इसको जड़ से खत्म कीजिए, या फिर जो और वर्ग भी आपसे ये मांग कर रहे हैं कि हमारी भी हालत आप जान लीजिए, हमें भी योजनाओं का लाभ दीजिए, तो फिर बराबर कीजिए। ये फिर दो तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। देखिए प्लीज, मैं ये बात कहूंगा कि जाति के राजनीति के नाम पर राजनीति जो हम लोग कर रहे हैं, राजनीतिज्ञों के द्वारा जो राजनीति हो रही है, उसे जाति का जरूर भला होना चाहिए, अंतिम व्यक्ति का भला होना चाहिए। जाति के नाम पर राजनीति का भला ना हो, इसका ध्यान रखना सबकी जिम्मेदारी है। जाति के नाम पर राजनीति ना हो, जाति की राजनीति ना हो, ये सबसे जरूरी बात है। ठीक है उदित जी, इस पर आप कमेंट करना चाह रहे थे। अभिषेक जी, आ रही हूं मैं आपके पास। उदित जी बोलिए। मैंने एक सवाल किया है आपके माध्यम से, एक सवाल किया, उसका जवाब ये दें। सवाल रिपीट करेंगे भाई साहब? उदित जी सवाल दोहरा दीजिए अपना, क्या सवाल है आपका? सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जी ने जब मंत्रियों को परिचय करा रहे थे हाउस के अंदर, हाउस के बाहर जब घोषणा किया है तो जाति के नाम से ही, क्योंकि वहां तो जाति बता करके आप वोट ले लेंगे, जब पिछड़ों को लाभ देने की बात आती है तब आप कहेंगे नहीं सब एक हैं। अगर सब एक हैं तो बेटी का संबंध क्यों नहीं है भाई? अगर सब एक है तो वाइस चांसलर इनको भी बना दो। और ये जो सिंबल है कि राष्ट्रपति बना दिया, मुझे बिल्कुल राष्ट्रपति नहीं चाहिए। एक समय था कि दलित राष्ट्रपति होना चाहिए, और ये इस तरह से जो राष्ट्रपति बनाया है इस बार कोविंद जी को, प्रधानमंत्री नमस्कार तक उनका नहीं लेते हैं, तो ये सिंबल नहीं चाहिए। हमारे चाहिए भागीदारी, पिछड़ों को चाहिए भागीदारी। ठीक है धनंजय जी, जवाब दीजिए जल्दी से। प्रशासन संसाधन में हमें भागीदारी दीजिए। अपने को पैनलिस्ट भाई साहब को प्रणाम करता हूं और इनकी सवाल के पे आता हूं कि प्रधानमंत्री जो परिचय करा रहे हैं अलग अलग जातियों के नाम पर, तो वो उन जातियों को स्ट्रेंथन करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी काम किस विचार से किया जा रहा है, किस भावना से किया जा रहा है, यह महत्वपूर्ण है। हम जाति में समाज को बांटना नहीं चाहते, हम जाति को बताना चाहते हैं कि हम सबको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और ओबीसी व्यक्ति खुद प्रधानमंत्री हैं, और हमारे को पैनलिस्ट भाई साहब ऐसे लोग हैं जो दल के साथ दिल बदलते रहते हैं। इनके जब दल बदलते हैं तो दिल भी बदल जाते हैं। कभी हमारी ही पार्टी में हुआ करते थे, आज दल बदल गया है तो दिल बदल गया है। कभी ये प्रधानमंत्री के तारीफ पे कसीदे गढ़े हैं इन्होंने, लेकिन दल बदलते ही दिल बदल जाता है। ये राजनीति नहीं होनी चाहिए जाति के नाम पर, ये राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये गंदा काम नहीं होना चाहिए कि हम जाति के समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के नाम हमारे सवाल का जवाब नहीं दे पाए। हमारे यहाँ समाज में क्या है, निज का भला नहीं, और खुद अधिकारी रहे हैं तो ये जानते हैं प्रोफेसर बनना पड़ता है, आगे बढ़ते हैं। और हमारे यहाँ फायदा लेना हो तो जाति, जब जाति को फायदा देना हो तो हम जाति में यकीन नहीं करते। अरे मैं अपने को पैनलिस्ट से पूछना चाहता हूं कि क्या भारतवर्ष में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भैया मुझे राष्ट्रपति नहीं चाहिए, 4 वाइस चांसलर बना दीजिए हमें। वाइस चांसलर बनने की आवश्यकता क्या होती है नहीं पता हिसाब से हमें वाइस चांसलर बना दीजिए, मंजूर है। इस तरह का राष्ट्रपति अब नहीं चाहिए, राष्ट्रपति का कोई मतलब नहीं रह गया। निश्चित तौर पर बनेगा, क्यों नहीं बनेगा?
नहीं धनंजय जी, जो जिस तरह से उदित जी कह रहे हैं कि उनको राष्ट्रपति नहीं चाहिए, चांसलर ही बना दीजिए, लेकिन सभी की भागीदारी सामान्य हो। मैं लौट रही हूँ अभिषेक झा जी, माइलेज आप वाइस चांसलर बनाइए, ले गई छत्तीसगढ़ की सरकार। अब क्या करेंगे आप? पहले तो मांग आपने की, बनाइए, सेक्रेटरी बनाइए। जी उदित जी आ रही हूँ, मंत्रिमंडल दीजिए। अभिषेक झा जी, मैं स्पष्ट कर दूं पहले ही कि माइलेज लेने की कोई बात नहीं। हमारी पार्टी की तरफ से, हमारे नेता की तरफ से यह जो मुद्दा उठाया गया है वो लंबे समय से उठाया गया, वो राष्ट्रीय पटल को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। तभी तो नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल जाकर मिलता भी है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, सकारात्मक माहौल में बातचीत भी होती है और आश्वासन भी मिला है। और हम लोग बहुत आशान्वित हैं कि आने वाले समय में इसके सुखद परिणाम निकल कर आएंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। आपका प्रतिष्ठित चैनल है, इस चैनल का भी लोगो हो या प्रेजेंटेशन हो, साल दर साल ये अपडेट और अपग्रेड होता रहे। आप ये बताइए कि किसी भी सरकारी योजना को आज भी जो लागू किया जा रहा है वो 1931 में जो पिछली बार जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, उसी के आलोक में रखते हुए उसको प्रकाशित किसी भी योजना को बनाया जा रहा है। लेकिन अभिषेक झा जी, मैं तो ये सवाल करती हूँ, ये देश भी समझना चाहता है कि जो 50% की कैप लगी हुई है ये तो हट नहीं रही, तो भला कैसे करेंगे आप बिहार में, और इधर कांग्रेस कैसे छत्तीसगढ़ में करेगी? जरा बताइए मुझे क्या सॉल्यूशन है। विपनेश जी, हम दो मुद्दों को मिक्स नहीं करते हैं। आपने मैं इस पर कुछ बोलना चाहूंगा, किया, मुझे मौका दें, इस पर मैं बोलना चाहता हूँ। 50% जो कैप लगा हुआ, आ रही हूँ उदित जी, आ रही हूँ, वो एक अलग मुद्दा है आरक्षण वाला। और यहाँ हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट प्रकाशित करने की कर रहे हैं। हम सब जानते हैं इस देश में कि कई ऐसी जातियां हैं जो अंदर से कुंठित महसूस करती हैं, उन तक विकास की जो धारा उस लेवल में बहनी चाहिए वहां नहीं, तो फिर इस काउंटिंग का करेंगे क्या? जब उनको लाभ ही नहीं मिल पाएगा आगे, तो फिर आप लिस्ट क्यों जारी कर रहे हैं? कैसे क्यों नहीं मिलेगा लाभ? आप ये बताइए। देखिए, आरक्षण एक मामला है, दूसरा है कि केंद्र सरकार हो या बिहार की ओबीसी समाज लंबे समय से मांग कर रहा है, ओबीसी समाज लंबे समय से मांग कर रहा है, आपके पास है ही नहीं। 50% की कैप है, आगे आप बढ़ेंगे नहीं, लेकिन आप लिस्ट के आधार पर गुमराह करने की सभी कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है कि ओबीसी वोट बैंक चाहिए। बोलने का मौका देंगे तब जी, बोलिए अभिषेक जी। आपने सवाल पूछा है, जवाब सुनने का भी ध्यान रखिए। आपके टीवी चैनल्स पर आपके दर्शक देख रहे हैं। मैं आपसे बस ये कह रहा हूँ कि केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार, कोई भी योजना जब बनती है तो उसके आधार में उनकी जाति या जाति किस कैटेगरी में आती है उसको मद्देनजर रखते हुए उस योजना को बनाया जाता है। और एग्जाम्पल स्वरूप बहुत सारी योजनाएं हैं। तो जब तक हमें इस बात का आंकड़ा नहीं मिल पाएगा एग्जैक्टली कि किस जाति से कितने लोग आते हैं और वो किस कैटेगरी में लाई करती है, तब तक इस योजना कैसे लागू किया जाए? मैं तो उदित जी ये कहती हूँ कि रिलीज क्यों नहीं हुई? 31 के बाद 2011 में हुई, उसके बाद जारी नहीं हुई। कर्नाटक सरकार ने भी लिस्ट बना दी लेकिन जारी नहीं हुई। अब छत्तीसगढ़ में भी मुझे लग रहा है ऐसे ही होने वाला है। उदित जी, मौलिक सवाल उठाया है, धन्यवाद उसके लिए कि 50% का जो कैप सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है। जब पिछड़ों को आरक्षण देने की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने 50% का एक सीमा निर्धारित कर दिया कि इससे ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। लेकिन जब 10% जो गरीब सवर्णों को दिया गया तो 60% हो गया, तो कैप कहाँ रह गया? ये कैप जब दलित और पिछड़ों की बात आती है तभी कैप लगता है, जब इनको लाभ देने की बात आती तो कैप नहीं लगता है। तो कितना निष्पक्ष है सुप्रीम कोर्ट, इसी से समझा जा सकता है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, देश की सर्वोच्च अदालत को। बिल्कुल सही कहा। अरे जब तक नहीं, ये बात सच है। सर्वोच्च हमारे देश में ही अदालत के ऊपर इस तरह सा वो बना हुआ, अमेरिका और दूसरे जो गणतंत्र हैं वहाँ जजेस के बारे में चर्चा होता है, जजमेंट के बारे में चर्चा होता है। न्यायिक प्रक्रिया पर तो आपको विश्वास भरोसा होना चाहिए। उदित जी, माफी चाहती हूँ, चर्चा को आगे हम बढ़ा सकते थे लेकिन वक्त की कमी है, यहीं विराम देना होगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में मोबाइल ऐप के जरिए जाति जनगणना की शुरुआत हो गई है और खुद भूपेश बघेल ने इसकी शुरुआत की। अब देखते हैं कि जाति जनगणना हो जाती है तो क्या लिस्ट जारी होती है या नहीं होती है, या हर बार की तरह वो बस जनगणना करके एक तरफ रख ली जाती है, क्योंकि राज्य और केंद्र में टकराव तो है इस मसले को लेकर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।